हेलो एवरीबॉडी। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री और एनसीईआरटी के क्लास 6 के सारे चैप्टर कंप्लीट किए और ये है एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 1 भी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए। तो अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। तो हर एक वीडियो में मैंने आपको 2 बातें बताई है कि इसके क्या फ़ीचर है। एनसीईआरटी हिस्ट्री जो आपको 6 से लेकर के 12 तक यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए प्रेफर की जाती है कि अगर आप 6 से 12 तक एनसीईआरटी के हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफ़ी अगर बेहतरीन तरीके से आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एक कह लें कि बेसिक इन सारे विषयों पर अगर कंप्लीट तौर से अगर बन गया तो एक तरह से देखा जाए तो आप सवाल के जवाब लिखने के और कोई भी टॉपिक को समझने के और उस पर अपना प्रतिक्रिया, अपना कमेंट देने के आपकी मेंटलिटी डेवलप्ड हो जाएगी। तो ये खूबी है एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो ये आपको काफ़ी पहले की पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा, 12 तक कंप्लीट कराऊंगा। तो हमारे साथ जुड़े रहो और वीडियो को लाइक करो और न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपका सपोर्ट नहीं होगा तब काफ़ी मुश्किल हो जाएगी इसको कंप्लीट करने में। तो सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट करो। तो आज का दूसरा चैप्टर है नए राजवंशों का उदय। तो हर एक चैप्टर का लिंक होता है दूसरे चैप्टर के साथ, और ये जो लिंक होता है तो आपको इससे क्या होता है कि जब आप दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हो तो पहले आप पहला चैप्टर आपको पढ़ लो। तो पहला चैप्टर पढ़ने के बाद दूसरा चैप्टर आपको और बढ़िया से आपको समझ में आएगा, क्योंकि हर लेसन का दूसरे लेसन से लिंक होता है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मतलब हमने पढ़ा, हम शुरू से प्राचीन इतिहास से पढ़ते आ रहे क्लास 6 में, और फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। तो मानचित्र 1 देखिए, यहाँ पर मानचित्र नहीं है, आप मानचित्र अपने किताब में देख लीजिए। तो 7वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी के प्रमुख राज्य कौन कौन से थे और कैसे ये डेवलप्ड हुए और कितने साल तक शासन रहा, तो ये एक नज़र देखेंगे। तो मानचित्र में देखिए, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चाहमन। तो देखिए, स्थान निर्धारण किया गया है वहाँ पर मानचित्र 1 में। तो क्या आप आज के उन राज्यों को पहचान कर सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रण था? ठीक है, तो आज के राज्यों से आप पहचान कीजिए कि किन किन पर गुर्जर का, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, चाहमान, किस किस का राज्य कहाँ कहाँ था। आप अपने अभी के नक्शा में इसको ढूंढने की प्रयास करें, जो आप नक्शा अभी जो आपके सामने है, नए राजा और उनके राज्य। तो 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। तो 7वीं शताब्दी के आते थे हम जान रहे हैं कि किस तरह से इतिहास में फेरबदल हुआ, चेंजेज आए, रूलिंग चेंज हुए, लोगों के धार्मिक चेंजेज हुए और कई सारे जो है डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ। तो ऐसे में फिर क्या हुआ कि बड़े बड़े भूस्वामी, सामंतवादी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। तो राजा लोग प्रायः उनके अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनमें सामंत कौन होता है? फ्यूडल सोसाइटी, वो वर्ग जिसके पास धीरे धीरे पहले वो राजा के ही परिसर में आता था और फिर संसाधनों को इकट्ठा करते 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 एक वर्ग के ऊपर अपनी शासन और अपना अत्याचार स्थापित कर जो है धोखाधड़ी और बेईमानी करके इन लोगों ने बड़े बड़े अपने जत्थे बना लिए, अपना साम्राज्य बनाया। तो यही सामंत, जो कि शोषण करने वाला गरीब, जो कि एक बहुत बड़ी आबादी होती है, कृषकों की, मज़दूरों की, इनका शोषण करने वाला हमेशा से सामंत ही रहा है। तो सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए, उनके दरबार में हाजिरी लगाए। तो सामंत की ये शक्ति कहाँ से थी? देखिए, सामंत वही व्यक्ति था जो पीछे हम पढ़ रहे थे कि जो उपहार दिया करता था, जिसको उपहार प्राप्त होता था राजा के द्वारा। राजा उनको उपहार दिया करते थे। ठीक है, क्यों उपहार दिया करते थे? इनके उपहार देने का कुछ तात्पर्य होता था। ठीक है, वो राजा के करीब होता था, राजा के लिए कार्य करता था। तो राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए, उनके दरबारों में हाजिरी लगाए और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। अब जो ये राजा के साइड से काम करता था, या फिर कर वसूलना, या फिर राजा के जो लॉ है, राजा जो चाहता था उसकी मर्ज़ी को गांव के इकाई में या फिर नगर में उसको इस्टेब्लिश करना, सामंत के पास पावर भी हुआ करता था।
तो बहरूप राजा के अकॉर्डिंग सामंत जो है चीज़ें लेकर के चलता था। तो सामंत से काफ़ी सारे ये खुश करने के लिए राजा को बाद में फिर यही राजा को गिफ्ट तोहफा उपहार देने लगा। और कभी कभी जो सामंत काफ़ी संपदा वाला हो जाता था या फिर इनके प्रॉपर्टी और धन दौलत पावर, तो खुद को ये महासामंत कहने लगते थे या फिर महामंडलेश्वर कहने लगते थे, अपने को घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। और कभी कभी यही सामंत राजा से एलानिया मतलब अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया करते थे कि अपने को कि हम राजा के अकॉर्डिंग अब राजा के अधीन नहीं हैं। तो एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष के सिंह के रूप में दिखलाया गया है, यह राष्ट्रकूट काल की कृति है, राष्ट्रकूट की काल की कृति है। आप चित्र 15 देखो। इस तरह का उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। तो मतलब महासामंत की बात जो हम कर रहे हैं, इस तरह का उदाहरण राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में ये कहते चालुक्य राजा के अधीन थे, शुरुआती दौर में ये चालुक्य राजा के अधीन थे। और 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतेदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। अब क्या हुआ कि 8वीं शताब्दी में मतलब जो चालुक्य के अधीन थे, अब क्या हुआ, राष्ट्रकूटा का ही एक प्रधान दंतेदुर्ग, इसने क्या कर दिया, चालुक्य के स्वामित्व को अधीनता को इनकार कर दिया कि अब हम चालुक्य के अंदर में नहीं है। उसे हराया और हिरण्य गर्भ शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। तो यानी कि सामंत इतना कभी कभी पावरफुल हो जाता था कि ये जो राजा था उनको दिमाग की तरह चाट जाता था। और फिर एक दिन अचानक से जब उनकी कमजोरियाँ उनके सामने जाहिर हो जाती थी तो उसके ऊपर अटैक कर दिया करता था। और जब ये अटैक करता था तो फिर क्या होता था कि उनके अनुष्ठान को वो ग्रहण कर लेता था। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्म ना क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। अब यहाँ पर अनुष्ठान कराने का मकसद क्या था कि ये खुद को चूँकि क्षत्रिय वर्ग की शासन करने का परंपरा शुरू से समाज में यहाँ बन गया था। जब ब्राह्मणों ने 4 वर्गों में लोगों को बांट दिया था, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, कमर से क्षत्रिय, हाथों से क्षत्रिय और कमर से वैश्य और पैरों से शूद्रा पैदा हो रहे थे, ठीक है नहीं। तो ये वर्ग बट गया था। अब यहाँ पर जब राष्ट्रकूटा को जब यहाँ पर राज्य में प्राप्त हो रहा था तो इन्होंने एक अनुष्ठान किया ब्राह्मणों की सहायता से। और इसका मकसद यही था कि इन अनुष्ठान के तात्पर्य से कि ये क्षत्रियता की जो है पद प्राप्त कर ले। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। अब कुछ लोगों ने मतलब जिसके पास पावर आ गया या फिर वो शक्तिशाली अपने आप को समझने लगा तो अपने सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर बात करें तो कदम्ब, मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशों को छोड़कर शास्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपना राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किया। तो ऐसे ही कुछ शक्तिशाली परिवारों के पुरुषों के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर है, क्या नाम है उसका, इसका नाम है कदम्ब मयूर शर्मन गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। तो इन्होंने ब्राह्मणता अपने को छोड़ करके जो उनका पुरोहितों का जो पूजा पाठ और वेद पढ़ने का जो कार्य था, ये सब छोड़कर शस्त्र उठाकर बलपूर्वक अपना राजस्थान में अपना राज्य और कर्नाटक और राजस्थान में अपना राज्य स्थापित किया। तो ऐसे भी कुछ इंडिविजुअल होते थे। तो राज्यों में प्रशासन कैसे चलता था, इन नए राज्यों में से कईयों ने महाधिराज यानी कि राजों का राजा मतलब बड़े बड़े उपाधियाँ धारण करते थे। त्रिभुवन चक्रवर्ती मतलब तीनों भवनों का स्वामी, 3 भुवनों का स्वामी मतलब तीनों दिशाओं का, और इसी तरह के अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंत के और साथ ही साथ किसान व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी, इतना भारी भरकम उपाधि धारण करने के बावजूद भी, जो कि शक्तिशाली सामंत होता था या फिर किसान होता था या फिर व्यापारी या ब्राह्मण, उनके साथ ये लोग साझेदारी को जो है शेयर करते थे राजा लोग। तो क्या आपके विचार में उस दौर में एक शासक बनने के लिए एक क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था? तो देखो, क्षत्रिय के लिए अनुष्ठान कराया था राष्ट्रकूटा ने चालुक्य को हरा करके। तो आपको क्या लगता है कि क्या मतलब शासक वर्ग को ही क्षत्रिय होना एकदम आवश्यक था? अगर आवश्यक था तो इसके लिए कारण क्या था, ये बताओ। तो इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था और कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारी से भी लिया जाता था। मतलब अब जो एक पिछले गिरे तबके का लोग है, किसान, जो जिसके पास कोई पावर नहीं है, पशुपालक, कारीगर, जो कुछ इकट्ठा करते थे, इनका एक बहुत बड़ा हिस्सा राजा जो है या फिर इसको फुसला कर या फिर इसको बाध्य कर ज़बरदस्ती इनसे कर के रूप में वसूला करता था। और ये कर व्यापारियों से भी लिया जाता था, मतलब सामंत और राजा के द्वारा। 400 कर, ये क्या है? तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। मतलब अलग अलग तरह के टैक्स के बारे में यहाँ पर हमको मिलता है। तमिलनाडु के
चोल वंश में कि अलग अलग तरह से ये टैक्स लिया करते थे, 400 से भी ज़्यादा अलग अलग तरह से टैक्स लेते थे। और सबसे अधिक उल्लेखित कर है वेट्टी, और सबसे ज़्यादा जो करों के बारे में जो व्याख्या है ये है वेट्टी। वेट्टी क्या है? जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी कि ये पैसे ना लेकर के काम करवाया जाता था ज़बरदस्ती किसी व्यक्ति को, यानी कि जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। अब देखिए यूपीएससी में पूछा जा सकता है ये वेट्टी किस राजवंश से जो है संबंध रखता है और इससे इसका अर्थ क्या है, ऐसे सवाल बना सकता है। तो मकान पर छाजन डालने पर लगाने वाला कर, यानी कि मकान के ऊपर जो छाजन डाला जा रहा है उसके ऊपर भी कर लग रहा है। खजूर के ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, बड़ा खतरनाक कर लग रहा है यहाँ पर, देख रहे हो। पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का उल्लेख मिलता है। तो इतना खतरनाक कर तो अभी भी नहीं है जितना कि तमिलनाडु के चोल वंश के 400 से ज़्यादा किस्म के करों के बारे में वर्णन है। तो क्या आज इनमें से कोई कर वसूले जाते हैं, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते हैं। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन के मिलने की तथा ज़मीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। अब जो पैसे ये लोग इस्तेमाल करते थे, मंदिरों का निर्माण करते थे, संसाधन को युद्धों में लड़ने का भी इस्तेमाल करते थे, लूट की शक्ल में धन मिलने पर ज़मीन और व्यापारिक मार्गों का प्रयोग की संभावनाएँ बनती थी। प्रशासन का यह रूप आज की व्यवस्था से किन मानकों से भिन्न है, इसको आप जवाब दीजिए। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सम्मानित था। जैसे कि आप पदाधिकारी बनने के लिए तो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो टैक्स ऑफिसर बनोगे, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, है कि नहीं। तो उसी तरीके से राजस्व वसूली के लिए वो पदाधिकारियों की नियुक्ति उस दौर में कैसे होती थी? प्रभावशाली परिवारों के बीच से की जाती थी, जो शक्तिशाली हुआ करता था। आज तो ठीक है, समानता है, इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल नंबर 16, इसके अंतर्गत सभी व्यक्ति को समान तौर से उनके कौशल के मुताबिक उनको समान अवसर प्रदान की जाती है, और समान अवसर प्रदान करने के तहत उनको उनके काबिलियत के हिसाब से उनको पद स्थान ग्रहण करने का पूरा अवसर प्रदान किया जाता है। लेकिन पहले जो पदाधिकारियां कर वसूलने के लिए जो चुने जाते थे या फिर प्रशासनिक गतिविधियों के लिए, ये ऊँचे जाति के ऊँचे परिवारों के से ही निकाले जाते थे और ये वंशानुगत होते थे। अब एक व्यक्ति बन गया, अब उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा का बेटा, फिर उसका बेटा का बेटा, तो इस तरीके से चलती थी। राजा के सगे संबंधी बड़े बड़े ओहदों पर होते थे। तो परिस्थितियों और भूमि अनुदान, तो अब क्या था कि परिस्थितियाँ जो लिखी हुई प्राप्त होती है, जो डाटा हुआ करता था उस दौर में, और भूमि अनुदान, इसके बारे में क्या ब्यौरा है। तो परिस्थितियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दता सत्य भी नहीं हो सकते, लेकिन ये परिस्थितियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। अब परिस्थितियों में जो राज्यों की परिस्थिति क्या होती है, परिस्थिति होती है बायोग्राफी, जो राजा लिखवाता था अपने शासनकाल में। तो ज़रूरी नहीं है कि जो वो लिखा हुआ है बिल्कुल सच हो, लेकिन जो लिखा हुआ है उसमें गलत भी हो सकता है और सच भी हो सकता है। लेकिन दोनों से एक बात तो पता चलता है कि राजा अपने बारे में क्या सोचता था। राजा जो सोचता था वही लिखवाएगा, है कि नहीं। तो दर्शाना चाहता था कि मिसाल के लिए सूरवीर अगर वो लिखा हुआ है विजय योद्धा के रूप में, विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। जैसे कि नागभट्ट की उपलब्धियाँ, ठीक है, परिस्थितियों में उन्होंने नागभट्ट क्या क्या लिखवाया। जैसे कई शासकों ने परिस्थितियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है, अपनी तारीफ़ की है। जाहिर सी बात है, आप अपने बारे में लिखोगे तो अच्छा ही लिखोगे, है कि नहीं। हाँ, तो आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा था समुद्रगुप्त के बारे में, किस तरह से भाले, तीर, कटार लगे हुए, जिसमें से लगा हुआ खूबसूरत, है कि नहीं, दिखने में लगता है जब इंसान घायल होता है। ऐसा ही कुछ प्रशस्ति समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ था। बड़ा पावरफुल शासक हुआ करता था समुद्रगुप्त। तो संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर में पाई गई प्रशस्ति प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है, जैसे कि आंध्र, सिंध, विदर्भ, महाराष्ट्र का एक हिस्सा, कलिंग, उड़ीसा का एक हिस्सा कि राजा के उनके आगे तभी धाराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने वंग बंगाल का हिस्सा, अनंत गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुर्क तुर्क, वत्स्य मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया। तो ऐसे नागभट्ट की प्रशस्तियों में इसका वर्णन है। तो इस अभिलेखों से उल्लेखित इलाकों में से कुछ को मानचित्र एक में ढूंढने की कोशिश करो। और दूसरे राजाओं ने भी इस तरह के दावे किए थे। आपके विचार में इस दावे से उन्हें क्या हासिल हुआ होगा, तो ये जवाब लिखो। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। देखिए, यही ब्राह्मणों को भूमि दे करके राजा ने क्या बना दिया, इसको सामंत बना दिया। मैंने कहा था आपको सामंत कैसे बने ये लोग। सामंत बनने का रीज़न यही था कि राजा इन लोगों को भूमि दिया करते थे, गिफ्ट में दिया करते थे इनको खुश होकर के। अब बाद में यही सामंत बन गया, ऊँचे जात वाले लोग, और फिर गरीबों लोग का शोषण करने लगा। यही समझ रहे बात। तो ये ताम्रपत्रों पर अभिलिखित होते थे। ताम्रपत्र यानी कि कोई पत्तों पर या फिर कोई चीज़ों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। चित्र 2 देखिए, यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ है। ताम्रपत्रों का एक संग्रह है। इसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों पर ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर लगी है। मतलब जो
ब्राह्मणों को जो दिया गया है, एक ताम्रपत्र पर इसका वर्णन है और उसके ऊपर एक मुहर भी है कि मतलब इससे कोई ले नहीं सकता है। जब राजा ने एक बार दे दिया तो उसका वो धन हो गया। तो जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। भूमि के साथ साथ क्या दिया जाता था, जैसे कि चोलों के द्वारा दिए गए भूमि का अनुदान तमिल भाग का एक अंश है कि हमने मिट्टी के मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं, फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे, फलोधान, पेड़, कुएँ, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बावी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली ज़मीन, हौज, अन्नागर, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरे झील। तो जिसे यह भूमि मिलती है वह उससे कर वसूल कर सकता है। न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान पत्तों पर लगने वाला कर, बने हुए कपड़े पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला, मतलब ब्राह्मणों को जिसको भी राजा ने जो कुछ भी दिया है, अब जो ज़मीन उसको प्राप्त हुई है उसके ऊपर वो कर भी लगा सकता है। सोच सकते हो कि कैसे ये सामंत इतना शक्तिशाली हुआ और बाद में राजा कैसे बन जाता था। इससे बिल्कुल आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो इन्हें प्राप्त होता था ये उनके ऊपर कर भी लगा सकते थे। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो, तटबंधों का निर्माण हो। लेख में सिंचाई जितने संभव स्रोतों का उल्लेख है उनकी सूची बनाओ और विचार विमर्श कीजिए इनका कैसे इस्तेमाल होता होगा। ये आपको ऊपर से सवाल पूछ रहा है। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य की रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कलहन नामक के एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कलहन ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। कलहन एक काफ़ी अच्छा राइटर था उस समय का, जो उस समय के अपने बारे में लिखा परिस्थितियों में। परिस्थितियों के लेखक के भिन्न व अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रूप दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। मतलब समझ लीजिए कि कलहन उस दौर का राजाओं के समक्ष समझ लीजिए एक मीडिया का काम करता था। वो उनके विषय में भी लिखता था, उनको क्रिटिसाइज भी करता था, अच्छे को तारीफ भी करता था। कलहन याद रखिएगा। धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश के आधार पर कोई क्षेत्र विशेष नहीं था, मतलब जो चाहे जिस पर चाहे हमला कर दे और अपने राज्य में मिला ले। वे दूसरे क्षेत्र पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक नदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। तो देख सकते हो ये सब आपस में लड़ते रहते थे। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंश एक क्षेत्र में अपने क्षेत्र को दूसरा क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिलाने के लिए आपस में लड़ते रहते थे। चूँकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, एक था गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, दूसरा था राष्ट्रकूट और तीसरा था पाल वंश। कहाँ पर लड़ाई हो रही है? कन्नौज के गंगा घाटी की ज़मीन के लिए। जो कि इस लंबी लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। जैसा कि हम देखेंगे पृष्ठ नंबर 62 से 66 तक, शासक ने बड़े मंदिरों का निर्माण करके भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत ही अधिक संपन्न होते थे। अब देखिए, जो भी शासक किसी दूसरे शासक के ऊपर हमला करता था तो हमला करने के बाद जब उसको वो जीत जाता था तो वहाँ के मंदिरों पर भी हमला करता था, क्योंकि शासक जो मंदिर बनाते थे काफ़ी सोने चांदी और काफ़ी खर्चीला वो होता था और उसको लूट करके उस राजा का अपमान समझा जाता था। जिस राजा के राज्य को वो हड़पता था उसके मंदिरों को तोड़ना गर्व की बात समझा करता था। जैसा कि आज हम लोग समझते हैं कि मंदिर तोड़ना धर्म से जोड़ा जाता है, लेकिन पहले प्राचीन इतिहास में हिंदू राजा भी दूसरे हिंदू राज्य को छीन करके वहाँ के मंदिरों को और वहाँ के धनों को लूट लिया करता था। हम सिर्फ और सिर्फ केवल आरोप लगाते हैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर, तो हमें इतिहास पढ़ना चाहिए। मानचित्र 1 देखें और कारण बताइए जिनके चलते यह शासक कन्नौज और गंगा घाटी के ऊपर नियंत्रण चाहते थे। मानचित्र देखकर बताओ कि ये कितना इंपॉर्टेंट था, जिसके वजह से ये शासक जो है आपस में लड़ाइयाँ लड़ते थे उस पर कंट्रोल पाने के लिए। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासक में सबसे प्रसिद्ध है। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार कर मध्य एशिया के भागों, ईरान उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया और लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना था जैसे संपन्न मंदिर। अब देख लीजिए, एक बात की जा रही सुल्तान महमूद की। यह ऐसे शासक था कि अपना काफ़ी दूर तक इसने अपना शासन फैलाया, काफ़ी प्रसिद्ध था 997 से लेकर के 1030 तक। और इसने कई बार जो है भारत में संपन्न मंदिरों को लूटा। जैसे गुजरात में सोमनाथ मंदिर। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी का निर्माण में खर्च हुआ। चूँकि यहाँ के राजा लोग मंदिरें बनाते थे, काफ़ी उसमें धन दौलत हुआ करता था, तो आपसी में भी ये चीज़ होती थी। और फिर महमूद नाम का एक सुल्तान ने भी सोमनाथ के मंदिरों को लूटा था, एक बहुत बड़ा धन लूटा था। और इसका कोई वजह, कोई धार्मिक रीजन नहीं था, ये केवल एक राजा को हरा कर उसको अपमानित करने के लिए ऐसा किया जाता था। तो अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है शासक। क्या है? सुल्तान एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है शासक। देखो, ये भी सवाल यूपीएससी पूछ सकता है कि सुल्तान का क्या मतलब है। तो अरबी भाषा का शब्द है और जिसका मतलब है शासक।
सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसे अल-बिरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अब देखिए शासक का क्या काम था कि जब लिखने पढ़ने और कागज़ का जब उपयोग जब आम हो गया तो इन लोगों ने क्या किया, एक विद्वान अपने साथ, जो कि महमूद भी अपने साथ एक सुल्तान महमूद अल-बिरूनी नाम के एक विद्वान को रखता था जो एक राइटर था, तो लोखा जोखा और इसके काम को सौंप रखा था कि आपको लिखना है। अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताबुल हिंद कहलाती है और आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है इतिहास को जानने के लिए। अल-बिरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया और मानचित्र एक को दोबारा देखिए और विचार विमर्श कीजिए कि चाहमानों ने अपने इलाके का विस्तार क्यों करना चाहा होगा। तो युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमन भी थे। चाहमन बाद में चौहान के रूप में जाने लगे। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे और पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। अब जब इन्होंने अपना, जाहिर सी बात है, राज्य को जब बढ़ाने की कोशिश की जाएगी तो फिर टकराव होगा। तो जब चाहमानों ने अपना एरिया बढ़ाने का विस्तार करना चाहा तो गुजरात के चालुक्यों और पश्चिम के उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से इनकी मुठभेड़ हो गई, टक्कर हो गई। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय 1168 से लेकर के 1192 तक, जिसने सुल्तान महमूद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया था। लेकिन दूसरे ही साल उन्हें 1192 में पृथ्वीराज को हरा दिया गया। 1192 में सुल्तान महमूद के द्वारा। पहले हराया था 1191 में पृथ्वी चौहान ने, ठीक है, लेकिन बाद में 1192 में इसको हरा दिया गया पृथ्वी चौहान को महमूद के द्वारा। चोल राज्य के नज़दीक से एक नज़र। उरैयूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया। कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नामक के प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। मतलब चोल एक छोटी सी सत्ता हुआ करती थी। मुट्टियार नामक प्रसिद्ध छोटे से मुखिया परिवार से ये सत्ता ग्रहण की थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे और औरयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय में 9 सदी के मध्य में मुर्दियारियों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया और उसे वह तंजावुर शहर और निसुबती सुदनी देवी का मंदिर बनवाया। चोल वंश सबसे पहले क्या हुआ, ये एक समुदाय का मुखिया का परिवार की सत्ता से बिलोंग करता था। और ये किसके अंदर था पहले, ये पहले किसके अंदर था, ये पहले हुआ करता था, इसके अंदर होता था, पल्लव राजा के अंदर में हुआ करता था। लेकिन बाद में इसने अपना क्षेत्र विस्तार किया, तंजावुर को अपना जो है स्टेट बनाया और इसको यहाँ पर एक मंदिर भी बनवाया। मानचित्र 2 देखो, चोल राज्य और उसके पड़ोसी देश को देखो। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसके राज्य को अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति में दोनों के रूप में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्य और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजा राज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, राजा राज चोल राजा का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करता था, जो बाद में काफ़ी ख्याति प्राप्त की। 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजा राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी और श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया और इस अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई थी। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगई कोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। काफ़ी खूबसूरत मूर्तियों का निर्माण इनके द्वारा किया गया था। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास के विकसित होने वाली बस्तियों का केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन का केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा की गई भूमि से भी उत्पन्न किए गए थे और इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों के निर्वाह के लिए खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे, उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे बड़ा विशेष था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का माल। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाएं या देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई है। तो चोल वंश के बारे में बताया जा रहा है कि ये मंदिरों का सबसे ज़्यादा इसने निर्माण कराया, ख़ासतौर से तंजावुर में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में। और ये जो था, ये यहाँ पर मंदिरों का निर्माण करके काफ़ी सारे शहर भी बसा दिए और फिर उसके बाद यहाँ पर सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक तौर पर ये एक केंद्र बनता चला गया। तो गंगई कोल्ड चोलपुरम का मंदिर छत जिस तरह से क्रमशः पतली की गई थी, उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों से सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई, उन्हें भी देखिए। तो काफ़ी खूबसूरत मंदिर ये यहाँ पर स्थापित किया चोल वंश ने 997 में। कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि के नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 देखिए और गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती थी। ये शाखाएं बार बार पानी उलझती थी, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती थी। शाखाओं की पानी में कृषि विशेषता चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। तो अब यहाँ चोल वंश के वहाँ के बारे में बताया जा रहा है कि चीज़ें यहाँ पर कैसे चल रही थी, कि खेती बाड़ी की ज़मीन भी यहाँ पर पानी की व्यवस्था थी यहाँ पर। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी,
पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई और इस इलाके में जंगलों की साफ़ सफाई किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध भी बनाए गए और पानी को खेतों के लिए ले जाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया और कई क्षेत्रों में 1 साल 2 फसलें उगाई गई। तो वैसे बाद में फिर खेती के लिए ज़मीन को बढ़ाया गया और फिर उसके बाद एरिया बढ़ाने के बाद फिर फसल की पैदावार में बढ़ोतरी हो गई। तो कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना ज़रूरी था। तो कृत्रिम रूप का मतलब क्या होता है? कृत्रिम रूप का मतलब होता है कि मतलब ऐसे सिंचाई की व्यवस्था और ऐसे उपाय जो कि ज़्यादा कम मतलब मौसम के ऊपर कम से कम निर्भरता कर आगे बढ़ने की जो इसमें खेती बाड़ी में आगे कोशिश की गई। तो कुछ अन्य जगहों में बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम की योजना शुरुआत होती है जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना, यह तय कर पाना कि बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासक साथ ही गाँवों में रहने वाले लोगों की इन गतिविधियों की सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई है। तो चित्र 4 देखिए, एक चोल कांस्य प्रतिमा कितनी सावधानी के साथ इसे अलंकृत किया गया है। इस पर गौर कीजिए, ऐसे प्रतिमाएँ किस तरह बनाई जाती थी और ये जानने के लिए अध्याय 6 में आप पढ़िएगा। चित्र 5 देखिए, 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जलद्वार हौज से नदी की शाखाओं के पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींचते थे और जलद्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु का बाधा है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है। साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां उर कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे और वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के काम में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उसमें कई धनी भूस्वामियाँ के चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मोमेंद्र वेलन 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला या वेलन का किसान कहा, अरियार प्रधान जैसा कि उपाधि दी और इन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद की स्थापना की। भूमि के प्रकार, चोल अभिलेखों में भूमि के विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। वेल्लंगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ब्राह्मदेव ब्राह्मणों के उपाधि की भूमि, सलाभोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि, देवदान तिरुमनट दक्कनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, पंचलदम जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि। हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्राह्मदेव प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियाँ अस्तित्व में आई। तो प्रत्येक ब्राह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मणों भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी और यह सभाएं बहुत ही कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम को नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तो प्रशासनिक ढांचा बताया जा रहा है कि जो ब्राह्मणों को भूमि दान किया जाता था उस पर किस तरीके से व्यवस्था की जाती थी। तमिलनाडु के चिंगलपुर जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों से इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था और सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचा, मंदिर इत्यादि की देखरेख सभा की विभिन्न समितियां होती थी जो देखरेख करती थी और इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रखे जाते थे और किसी छोटे लड़के के समिति के बाहर टिकट उठाने के लिए कहा जाता था। तो क्या आपको लगता है कि महिला इन सभा को हिस्सेदारी करती थी? ये सवाल है, इस सवाल का जवाब लिखिए। क्या आप समझते हैं कि समितियों के सदस्य चुनाव के लॉटरी के तरीके का उपयोगी होता था? तो ये भी सवाल है, जवाब लिखिए। अभिलेख और लिमित सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों की ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां बुरा सा वसूला जाता हो, उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों के किसी समिति का सदस्य रहा हो या वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता, तो ये भी एक बात हुआ करती थी। तो जिसने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता था। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन ये जानना मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों को जीवन के राज्यों में कैसा था। और 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरियार पूर्णम में से एक उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियाँ से अटापड़ा पुलाया ऐसा एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और विल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। लोगों का एक छोटा सा पूर्वा था जिसे ओछ किस्म के पेशों में लगे खेतिहर मजदूर होते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे झोपड़ियों हाथों में छोटे मुर्गियों के झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे छोटे पिल्ले उठाए उछलते रहते थे। मधुरों पेड़ों की छाया एक मजदूरों ने अपने बच्चों की चमड़े की चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शिखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे और नारियल के पेड़ों के नीचे ज़मीन से बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुत्तियाँ और पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कालगे वाले मुर्गों ने पाँव फाटने से पहले तगड़े पुलियार को दिन को काम की जाने की हाँक लगाने और वे बांग देती थी। धान कुर्ती लहरदार बल वाली पुलाया स्त्रियों के गानों की आवाज़ रोजाना कांची वृक्ष की छाया में फैलती थी।
तो यहाँ पर एक उदाहरण बताया जा रहा है कि अभिलेख से ये देखा गया है। शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में यहाँ एक जानकारी है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। क्या इस पूर्व में कुछ ब्राह्मण थे जिनकी 13 गतिविधियाँ चल रही थी, उनका वर्णन करें। तो सवाल है क्या क्या गतिविधियाँ यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो तांग वंश के युग का चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य की स्थापना हुई जो लगभग 300 वर्षों तक चली, सत्ता में रहा 300 वर्षों तक तांग वंश, जो कि चीन के बारे में बताया जा रहा है। और इसकी राजधानी क्या था? सियान इसकी राजधानी था। तो अभी चीन की राजधानी क्या है, कमेंट बॉक्स में बताओ। दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी जहाँ तुर्की, ईरान, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की गई, नौकरशाहों के द्वारा प्रशासित होता था और इन परीक्षाओं का हर इच्छुक व्यक्ति को बैठने की संभावनाएं थी। तो ये था अभी का चैप्टर। लगता है ये पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर अब कुछ सवाल है। कल्पना कीजिए कि आप एक सभा में चुनाव में मौजूद है, तो जो कुछ आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका वर्णन कीजिए। 20 शब्द यहाँ पर है, कुछ शब्द इसको देखो और यहाँ पर सवाल है, सवाल के जवाब लिखो। आइए विचार करें, सवाल है ये, जवाब लिखें। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू।